नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका, यानी कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हमारी हिंदी की 2 बुक्स हैं यहाँ पर, एक क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 जो हमारी बुक है उसमें हमने 5 चैप्टर्स यानी कि 5 पार्ट जो है पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। जिन बच्चों ने कॉपी में ये 5 चैप्टर नहीं किए हैं उन्हें अपनी कॉपी में कर लें और साथ ही कोई भी डाउट यदि उन चैप्टर्स में हो तो वो भी क्लियर कर लें। बाकी आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी दूसरी बुक। देखिए, हमें दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और आपके इंटरनल एग्जाम यानी कि जो यूनिट टेस्ट है वो भी क्लास में स्कूल में हो रहे होंगे और उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हमारे आएंगे, तो दोनों बुक्स हमें लेकर चलनी है। तो दूसरी जो हमारी ये बुक है इसमें केवल हमारे 3 चैप्टर हैं। इससे पहले हमारे 5 चैप्टर थे जिसमें से 2 पार्ट जो है 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और अभी केवल 3 ही इस बुक से चैप्टर्स हैं। और इस बुक के इन 3 पाठों की एक खासियत होती है कि आपके एग्जाम में इन जो सेकंड जो बुक है उस बुक से आपका जो एक तरह से जो लिखने का जो पोर्शन है यानी कि वो ज्यादा नंबर का आता है, यानी कि जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि चैप्टर केवल 3 है और इन तीनों पाठों में से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है आएंगे और एक तरह से आपका जो नंबर है वो भी ज्यादा नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो इसीलिए इन पाठों को आप, ये रीडिंग वाले चैप्टर हैं, केवल समझने वाले चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा इनका इसमें आपको जिस तरह से आपको कविता में भावार्थ समझना होता है, आपको काव्य की विशेषता जाननी होती है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं करनी है। केवल आपने चैप्टर को समझना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और तभी आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है समझ आ जाएंगे। और इसके अलावा आपने पाठ से जुड़े हुए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने करना है, उनको भी आपने समझना है और जिससे कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा जो पहला चैप्टर है अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का, जिसका नाम है इस जल प्रलय में, और ये लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। तो देखिए, इस जल प्रलय में चैप्टर का नाम है। तो आप देख रहे हैं कि बरसात के दिनों में किस तरह से चारों ओर पानी ही पानी होता है, बाढ़ ही बाढ़ होती है, नदी नाले उफान पर होते हैं और कई बार बाढ़ के पानी से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे देश के कई ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं जहां हर वर्ष बाढ़ आती है और जिस कारण काफी फसलों को नुकसान होता है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों को अपने परमानेंट घर छोड़कर उनको अस्थायी निवासों पर जाना पड़ता है और साथ ही एक तरह से बहुत सारी बीमारियों का भी ये कारण बनता है। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो बाढ़ की घटनाएं हैं, यानी कि उन्होंने कभी अपनी आंखों से बाढ़ की घटना का दृश्य नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जगह पर जाकर काम किया था। वो एक तरह से एक स्काउट की तरह काम करते थे और साथ ही बचाव कार्यों में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारी चीजें लिखी भी इस बारे में, लेकिन उन्होंने कभी बाढ़ को सामने से नहीं देखा था, आते हुए नहीं देखा था, एक तरह से अनुभव नहीं किया था। तो आज वो अपने बाढ़ से रिलेटेड, यहाँ पर बाढ़ से संबंधित जो उनके प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन किए, बाढ़ के आते हुए देखा और उससे लोगों को होने वाली परेशानियों से भी वो रूबरू हुए, तो वही चीजें उन्होंने अपने इस पाठ में एक रिपोर्ट के रूप में लिखी है। तो ये चैप्टर एक रिपोर्टाज, यानी कि रिपोर्ट क्या होता है, जब हम किसी घटना को, कोई भी घटना होती है, कहीं पर आपको लगता है कि वहां पर बाढ़ आ गई या यहीं वहां पर कोई आतंकवादी घटना हो गई या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या कोई पॉलिटिकल कोई मैटर है, तो ये सारी चीजों पर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वही रिपोर्ट यहाँ पर एक रिपोर्टाज उन्होंने लिखा है इस पाठ के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे।
तो देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो दृश्य हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं और कुछ इस तरह के दृश्यों को आप देख रहे हैं जिसमें जो है पूरा एक तरह से गांव या एक तरह से पूरा शहर जो है पानी से भरा हुआ है। तो आजकल की जो बरसात के दिनों में अगर आप न्यूज चैनल खोलते हैं, अगर आप न्यूज चैनल खोलते हैं तो आपको वहां पर भी ये सारे दृश्य बिल्कुल इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां से, और देश में बहने वाली जो हमारी अलग अलग नदियां हैं उनमें आने वाली बाढ़ की घटनाओं से पूरा जो एक तरह से न्यूज चैनल जितने भी हैं वो भरे हुए हैं। तो आप इस तरह की चीजें बिल्कुल कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से आजकल देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में। और देखिए ये गांव का जो दृश्य है वहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है और किस तरह से लोगों के घर, खेत, खलिहान, पेड़ पौधे सब बाढ़ में डूबे हुए हैं। अगले दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जो है वो फंसी हुई है बाढ़ के पानी में, और दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा जो है वो अपना सब कुछ डूब जाने के कारण जो है अपने घर की छत पर एक इंसान जो है बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि किस तरह से सब कुछ जो है समाप्त हो रहा है, सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो यही अपना जो परिचय है बाढ़ से संबंधित, अपना जो बाढ़ से उनका जो पहली बार एक तरह से सामना हुआ उसके दृश्य को यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की जीवनी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977, यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो 1921 में हुआ और जो मृत्यु हुई वो 1977 में हुई। फणीश्वर नाथ जी का जन्म बिहार के अरियार जिले के फॉरबिंग्सगंज के निकट ओराही हिंगना ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा फॉरबिंग्सगंज तथा अरिया में पूरी करने के बाद इन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से की और परिवार में रहकर ही की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो देखिए 1942, 1943, 1944 ये एक ऐसा समय था हमारे देश के लिए कि जिस टाइम पे हमारे देश के सभी जितने भी युवा थे वो एक तरह से देश को आजाद कराने में जुटे हुए थे, देश को आजाद कराने में लगे हुए थे और अलग अलग तरह से क्रांति कर रहे थे। इसके बाद 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी नेपाली आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया और बाद में यहाँ पर इनके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना भी हुई और उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय एक समकालीन जो कवि थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद जो एक तत्कालीन कवि थे, उनके साथ उनसे इनका अच्छा जो है एक उनके मित्र थे, परम मित्र, और इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख भी मिलता है। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन का उल्लेख भी मिलता है इनकी रचनाओं में। तो ये हमने यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में कुछ जो जानकारी जो थी वो हमने यहाँ पर देखी। अब इनकी लेखन शैली देखिए, किसी भी जो लेखक होते हैं उनकी लेखन शैली और जो कवि होते हैं उनकी जो लेखन शैली है, भाषा शैली है, वो हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को एक तरह से पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बहुत काम आते हैं। तो देखिए इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, यानी कि एक तरह से किसी भी चीज का वर्णन करना, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टाज के रूप में एक बाढ़ का वर्णन किया है और जिसमें जो पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था।
पात्रों का चरित्र निर्माण काफी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती है। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। इनकी जो रचना है एक आदिम रात्रि की महक, इसका एक सुंदर उदाहरण है। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद्र जी से काफी मिलती जुलती है, और इन्होंने आजादी के बाद प्रेमचंद्र जी की भी इन्हें संज्ञा दी जाती है। अपनी कृतियों में इन्होंने आंचलिक पदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। तो इस तरह की इनकी भाषा शैली है। देखिए, ये जरूरी जो बातें हैं इनके जन्म से जुड़ी हुई, इनकी शिक्षा से जुड़ी हुई, इनकी मृत्यु से जुड़ी हुई और इनकी भाषा शैली से जुड़ी हुई, ये आप जरूर एक बार नोट कर लें। ये तस्वीर है फणीश्वर नाथ रेणु जी की जब वो यंग हुआ करते थे, और उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तिका में आप देखेंगे उनकी तस्वीर थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगी। तो ये उनकी तस्वीर जब वो यंग थे उस समय की है। एक बार पाठ के सार को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इस पाठ का सार, क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक, अब देखिए हम जो चैप्टर रीड करेंगे ना वो आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही करेंगे, क्योंकि जो हम एक तरह से अगर हम इस तरह सार के रूप में अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज की जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपकी पाठ्य पुस्तिका से अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हमें सारी चीजें डीपली पता चलेंगी और हम एक एक चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पाठ के सार को पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ है हमारे इस पाठ में। तो प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है, और यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा, महानंदा की बाढ़ से त्रास्त हुए हजारों लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ऐसी जगह में रहते हैं, पटना के समीप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हर साल कोसी, पनार, गंगा, महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। यानी कि एक तरह से जो शरण स्थल होता है ना, जहाँ पर शरण लेते हैं, तो बाढ़ से ग्रसित लोग जहाँ पर शरण लेते हैं, इस जगह पर रहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक चित्र दिखाया था, शुरू में हमने एक फोटो देखी थी कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि किस तरह से बाढ़ ने कितनी ज्यादा त्रासदी जो है मचाई थी। अब सन 1967 1967 की बात बता रहे हैं कि भयंकर बाढ़ आई थी, और तब पूरा शहर और मुख्यमंत्री निवास तक डूबने की खबरें सुनाई दे रही थी। यानी कि 1967, देखिए जो ये बाढ़ की स्थिति है ये आज से नहीं काफी समय पहले से हमारे देश में है, कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां पर एक तरह से खेती की जाती है, तो वहां पर एक तरह से बाढ़ का जो दृश्य है ये ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका एक रीजन भी है। ये जो रीजन है ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी कि बाढ़ का रीजन क्या होता है, बाढ़ क्यों आती है। ठीक है, तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लेखक बाढ़ के प्रभाव एवं प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले, तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। तो यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति है उसके विषय में लोग वहां पर बात कर रहे हैं, तो लेखक को भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई, काफी ज्यादा उनको भी लगा कि मुझे भी बाढ़ देखनी है, मुझे भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेना है। तो वो वहां पर चले गए अपने मित्रों के साथ
और जब वो अपने मित्रों के साथ वहां पर गए तो देखिए ये पूरा एक तरह से आप देखेंगे ये चैप्टर में आपके दिया गया है कि किस तरह से शाम का समय था, 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने थे, समाचार सुन रहे थे और समाचार जो है दिल दहला देने वाला था। क्या था? पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। देखिए जब कोई भी ऐसी घटना हो रही होती है, कोई भी ऐसी चीज हो रही होती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसका एक तरह से लोग इसका आनंद भी लेते हैं। कुछ समय के लिए लोग इसका मजा भी लेते हैं। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक लोग इसका मजा लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरह की ही बातें कर रहे हैं। लेखक अपने फ्लैट में घुसे थे, तब से लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी जो है ऐलान करती हुई आ रही है, भाइयों ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंगड़बाग, राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः सब सावधान हो जाइए। रात में देर तक जगने के बाद लेखक अब सोना चाहते हैं। तो देखिए ये जो पूरा चैप्टर है, इसको अगर आप अपनी अगर पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें तो तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम इसको आपकी पाठ्य पुस्तिका से स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है पाठ का इंट्रो, पाठ का एक तरह से सार जो है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस तरह का ये आपका चैप्टर है। और कई बच्चों ने तो क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। तो चलिए यहाँ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका से। यहाँ पर आपको चैप्टर से जुड़ी हुई ज्यादा नॉलेज ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगी। तो लेखक शुरुआत यहीं से करते हैं, जो मैंने आपको पाठ के सार में बताया था कि उनका जो गांव है, वो अपने गांव की बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है। लेखक अपने गांव की बात बताते हैं, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अब देखिए एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि जितना हमने पाठ पढ़ा है उतने में आपको 5 प्रश्न बनाकर लाने हैं। ठीक है, तो इसलिए एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक, वो कहते हैं जब वो 10 वर्ष की उम्र के थे, स्काउट गाइड का कैंप जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा, तो अलग अलग तरह के वहां पर गुर सिखाए जाते हैं कि किस तरह से जब आपको कोई परेशानी होती है तो आपने कैसे उसका सामना करना है। बहुत सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं स्काउट गाइड में। तो किंतु वो कहते हैं 10 वर्ष की उम्र से और पिछले साल तक उन्होंने बॉय स्काउट, स्वयंसेवक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम किया है। वो कहते हैं कि उम्र उनकी 10 साल की थी। 10 साल की उम्र से उन्होंने बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर की हैसियत से अलग अलग तरह से बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम किया है। और वो कहते हैं और लिखने की बात, यानी कि लिखने की बात जहां पर आती है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। और वो कहते हैं जहां तक लेखन की बात है, यानी कि जब तक उन्होंने इस बाढ़ के विषय में इस रिपोर्ट को लिखा तब तक वो अपने लेखन में भी काफी कुछ कर चुके थे। वो कहते हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख में प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानियों को लिख चुका हूं, नए पाठ के रूप में प्रस्तुत कर चुका हूं। वो कहते हैं जय गंगा 1947,
डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज, यानी कि उन्होंने और भी काफी सारी रिपोर्ट्स लिखी हो, कहते हैं आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा देखिए उन्होंने जय गंगा 1947 में जो हुआ था बाढ़, और डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948, इन सब पर छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा वो कहते हैं मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विशाल लीलाओं को के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए वो कहते हैं कि गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं मैंने बहुत सारा इस विषय पर बहुत सारा लेखन किया है और एक तरह से बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग पदों पर रहकर मैंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, बाढ़ पीड़ितों की हेल्प भी की है, लेकिन वो कहते हैं कभी भी बाढ़ से घिरने, बाढ़ में बहने, भसने और भोगने का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि कभी इस तरह का सिचुएशन उनके जीवन में नहीं आई। अब वो कहते हैं यह तो पटना शहर, वो कहते हैं यह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। तो वो कहते हैं कि ये तो 1967 की बात है, 1967 की बात है कि जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम यानी कि जो बिना रुके, वृष्टि यानी कि बहुत तेज वर्षा, अविराम वृष्टि के कारण जो पानी था वो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। तो कहते हैं अर्थात मैंने बाढ़ को भोगा है। अब वो कहते हैं कि अब मुझे जाकर बाढ़ का अनुभव हुआ है, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने काम करने के अलावा, लिखने के अलावा बाढ़ को भोगा भी है। शहरी आदमी की हैसियत से, वो कहते हैं एक शहरी आदमी की हैसियत से मैंने बाढ़ को भोगा है, इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। वो कहते हैं हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। लेखक कहते हैं कि देखिए बाढ़ जो है वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है। देखिए जब बाढ़ आती है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, बहुत सारे जीव जंतु जो एक तरह से जमीन पर खुले घूमते हैं, या एक तरह से जो बहुत सारे ऐसे जीव जो जिनका कोई भी मालिक नहीं होता, जो ऐसे ही रोड पर घूमते हैं, उन जीव जंतुओं के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। वो बाढ़ के पानी में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है, और साथ ही बाढ़ का पानी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी गंदगी एक तरह से लेकर आता है। तो वो कहते हैं कि मैंने बाढ़ को भोगा है, लेकिन एक शहरी आदमी की हैसियत से, और इसीलिए वो कहते हैं जब बाढ़ का पानी जो है प्रवेश करने लगा शहर में तो पटना का पश्चिमी इलाका जो है वो पानी में भर, एक तरह से डूब गया, छाती भर पानी में डूब गया। और उसी टाइम वो कहते हैं अपने घर में हमने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां आदि हम सभी चीजें जमा कर बैठ गए। लेखक कहते हैं जब अगले दिन सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। अब सुबह के टाइम पे फिर उनको न्यूज मिली, सुबह के टाइम पे फिर उनको एक सूचना मिली कि राजभवन जो है, मुख्यमंत्री निवास जो है वो जल से भर गया है। दोपहर में सूचना मिली। अब दोपहर में देखिए अलग अलग बार जो है अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी निरंतर जो है भीषण विभीषिका के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो कहते हैं अगले पल सूचना मिली कि गोल घर जल से घिर गया है, जो गोल घर है वो जल से घिर गया है।
यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी कि जानो गोलघर डूबी गे छे। तो जो बांग्ला जो लैंग्वेज है उसमें सूचना इस तरह से मिली थी कि जानो गोलघर डूबी गे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए, जब 5 बजने शाम के 5 बजे शहर का हाल जानने के लिए कॉफी हाउस एक तरह से जाने के लिए वो निकले, तो वो कहते हैं रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो वो कहते हैं कि रिक्शा वाला जो है, जिस रिक्शे पर वो बैठे थे, उस रिक्शे वाले ने कहा कि अब कहाँ जाइएगा, अब कहाँ जाएंगे, अब तक तो कॉफी हाउस में भी पानी आ गया होगा। तो वो कहते हैं चलो पानी कैसे घुस गया वही तो देखना है। लेखक कहते हैं रिक्शे वाले से कि चलो पानी कैसे घुस गया वही तो देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। लेखक कहते हैं हम उसको ये कहकर रिक्शे पर बैठ गए और साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्यात आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्यमय स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें है अनवरत। अनवरत यानी कि लगातार, निरंतर। अनर्गल यानी कि विचारहीन, जो बिल्कुल मनमानी से बना हुआ हो, ठीक है। अनगढ़, अनगढ़ यानी कि जो बिल्कुल अच्छे से गढ़ा नहीं गया हो, बेडोल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। गद्यमय स्वागतोक्ति, गद्यमय यानी कि एक गद्य के तरीके से, स्वागतोक्ति यानी कि अपने आप में कुछ बोलना। तो इन सब चीजों से वो जो मेरे मित्र थे वो कभी एक तरह से बोर नहीं होते थे। तो जितने भी लेखक होते हैं, जितने भी कवि होते हैं, जितने भी ये राइटर होते हैं, इनकी एक तरह से एक आदत होती है कि ये बिल्कुल इनकी जो खोज होती है वो निरंतर चलती रहती है और एक तरह से विचारहीन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सोच समझकर उस टाइम पे वो विचार नहीं बनाते हैं। अनगढ़ होती है यानी कि जो शुरुआत होती है वो तो बेडोल होती है, और साथ ही अपने आप में वो बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप में बोलते रहते हैं। तो वो कहते हैं मेरे जो विशेषज्ञ विख्याता आचार्य कवि मित्र थे, वो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी भी बोर नहीं होते थे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर आगे बताया कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा, इन सब पर लोग पैदल और पानी देखने जा रहे थे। तो ये बहुत ही एक सिचुएशन जो है यहाँ पर बन गई थी कि शहर में पहली बार जो है पानी घुस रहा था और शहर के सभी लोग अपनी अलग अलग चीजों में, कोई मोटर में, कोई स्कूटर में, कोई ट्रैक्टर में, कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रक में, कोई टमटम में, अलग अलग चीजों पर बैठकर लोग पानी देखने जा रहे थे। तो आज हमने यहाँ पर शुरू किया है अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पहला चैप्टर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे, ध्यान पूर्वक समझ रहे होंगे। और आज हमने जितना भी पढ़ा है, यहाँ से आप इसमें से 5 प्रश्न जो है बनाकर लाएंगे, छोटे छोटे। भले ही आप केवल एक शब्द से संबंधित उत्तर आप यहाँ पर केवल लिखेंगे, लेकिन 5 प्रश्न आप बनाकर लाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।